इसे मारता है तो कोई इसे लेकर भाग जाता है, कोई इसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो दूसरे का लक्ष्य है कि अपने से जितना हो सके उतनी दूर इसे फेंक दे। ये बेचारा एक, लेकिन इन सब की नजर इस पर। खेल में होते हैं चैंपियंस, लेकिन ये हमारा चैंपियंस का चैंपियन, मानो जैसे बेताज बादशाह। आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसी पहेलियां बुझा रही हूं। हम बात कर रहे हैं गेंद की, बॉल। इस छोटे से गोले में कितनी साइंस छुपी है, ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देख खेल के। ये है गेंद, खेल कूद के मैदान का बेताज बादशाह। इसके दीवानों में गिनते हैं सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम, सानिया मिर्जा, और हमारे आपके जैसे आम लोग। अगर हमारी दुनिया में गेंद न होता तो क्या होता? शायद ये सब खेल ही नहीं होते। एक खिलाड़ी का गेंद के प्रति चाह ही एक चैंपियन की असली पहचान है, क्योंकि जिसके पास गेंद है उसके पास खेल के रुख बदलने की चाबी भी है। कभी यह सोचा है कि क्रिकेट एक फुटबॉल से क्यों नहीं खेल सकते, या गोल्फ एक टेनिस बॉल से? क्योंकि हर खेल अलग है, उसके नियम अलग हैं, खेलने के तरीके अलग हैं, और हर खेल का अपना ही अलग यूनिक गेंद होता है। आज की कड़ी में हम इसी गेंद को नजदीकी से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ये गेंद कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होते हुए हर खेल को प्रभावित करता है। गेंद के बारे में एक चीज तो हम सब जानते हैं कि इसका आकार गोल होता है। इस आकार को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। इस शेप का एक राज है। गेंद जब जमीन पर लुढ़कती है तो घर्षण उसकी मदद करता है। एक चपटे वस्तु को धक्का देने से घर्षण धक्के की विपरीत दिशा में लगता है। इसे लीनियर फ्रिक्शन कहते हैं। गेंद जैसे गोल वस्तु को धक्का देने पर वो रोल करती है और इससे रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होती है। रोल की दिशा धक्के की उल्टी दिशा में होती है। घर्षण रोल की दिशा के उल्टी दिशा में लगता है, यानी कि धक्के की दिशा में लगता है, और गेंद को आगे जाने में मदद करता है। इसीलिए ज्यादातर बॉल स्पोर्ट्स गोल आकार के गेंद का इस्तेमाल करते हैं। ये साबुन के बुलबुले गोल, हमारी गेंद वो भी गोल। कभी सोचा है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि यही वो आकार है, यही वो शेप है जो अपने अंदर सबसे कम सरफेस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम को बंद कर लेता है। और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस शेप में। सोचा है गेंद गोल क्यों है? देखिए। शेप के साथ साथ गेंद की एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बाउंस। अगर एक क्रिकेट बॉल को और एक गोल्फ बॉल को एक ही हाइट से फेंकें तो देखते हैं कि क्या होता है। जब एक गोल्फ बॉल और क्रिकेट बॉल को एक ही हाइट से फेंकते हैं तो उनके बाउंस में फर्क होता है। ऐसा क्यों होता है? जब गेंद नीचे की तरफ गिरती है तब वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। संपर्क में गेंद पिचकती है। इससे गेंद की ऊर्जा गेंद और जमीन के इलास्टिक सरफेस में स्टोर हो जाती है। अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने पर गेंद धक्का देकर उल्टी दिशा में जाती है। इसी को बाउंस कहते हैं। गेंद की बाउंस
अपनी ओरिजिनल शेप में आने की काबिलियत पर निर्भर है। इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस गेंद की मटेरियल में इलास्टिसिटी ज्यादा हो, उसमें बाउंस भी ज्यादा होता है। मटेरियल के साथ साथ बॉल के अंदर क्या है वो भी बहुत जरूरी है। एक फुटबॉल हवा से भरी होती है। हवा की इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से फुटबॉल को बेहतर बाउंस मिलता है। इस स्प्रिंग को देख रहे हैं? क्या स्प्रिंग में और हवा में कोई चीज कॉमन है, कोई सिमिलैरिटी है? मुझे पता है आप कहेंगे नहीं, क्योंकि स्प्रिंग एक सॉलिड है और हवा गैस। लेकिन मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ी चीज कॉमन है, इन दोनों की इलास्टिसिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बॉल के अंदर हवा एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। अंदर भरी हवा से कैसे ये फुटबॉल ज्यादा बाउंस कर पाती है, ये तो हम समझ गए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ बॉल्स ऊपर से होती हैं स्मूथ, लेकिन कुछ होती हैं ऐसी? सोचिए और देखिए। अब समय है एक सवाल का। टेनिस बॉल्स पर रेशे क्यों होते हैं? ए, गेंद की गति बढ़ाने के लिए। बी, गेंद की गति कम करने के लिए। सी, गेंद की सुंदरता बढ़ाने के लिए। या डी, ऊपर दिए सभी उत्तर। सही जवाब थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे। बॉल के जमीन से संपर्क और उससे पैदा होने वाली फोर्सेस को देखने के बाद अब देखते हैं खेल जगत के सबसे अनोखे रिश्ते को, बॉल और हवा का रिश्ता। सभी स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एक ही कोशिश होती है कि इस रिश्ते को अपने लाभ अनुसार इस्तेमाल करें। टेबल टेनिस में बॉल को टेबल पर गिराना, फुटबॉल में बॉल को गोल के अंदर भेजना, गोल्फ में बॉल को पिन के नजदीक पहुंचाना, ये सब इसी अनोखे रिश्ते पर निर्भर है। उदाहरण लेते हैं हमारे प्रिय खेल क्रिकेट का और उसके सबसे मनोरंजक अंश फास्ट बॉलिंग का। ये तो शायद आप जानते हैं कि फास्ट बॉलर्स बॉल के एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुरदरा ही रहने देते हैं। इससे गेंद फेंकने पर खुरदरी सतह पर हवा का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। खुरदरी सतह पर एयर प्रेशर शाइनी साइड के मुकाबले कम होता है और गेंद खुरदरी सतह की तरफ मुड़ जाती है। मगर आजकल तो फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग भी करने लगे हैं। ये रिवर्स स्विंग क्या है? कैसे होता है ये? रिवर्स स्विंग? क्या रिवर्स स्विंग में बॉल लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ घूमती है? क्या रिवर्स स्विंग विज्ञान के नियम तोड़ती है या फिर इसमें भी कोई साइंस है? रिवर्स स्विंग में बॉल खुरदरी सतह की तरफ नहीं पर शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है। इसको एक तरह का चमत्कार भी समझ सकते हैं या फिर विज्ञान से समझा भी सकते हैं। बॉल के पुराने होने पर एक ऐसा मोड़ आता है जब बॉल की खुरदरी सतह का वजन दूसरे हिस्से के मुकाबले हल्का हो जाता है। हालांकि एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत ये कहते हैं कि गेंद लो प्रेशर की तरफ यानी कि खुरदरी साइड की तरफ स्विंग करे जब बॉल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत भारी हो जाता है। गेंद फेंकने पर शाइनी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की विकेट्स पर बॉल जल्दी पुरानी होती हैं, इसीलिए यहां पर रिवर्स स्विंग ज्यादा देखने को मिलता है। मगर नई गेंद से स्विंग करना भी कला और विज्ञान है।
नई गेंद में दोनों हिस्से चमकते हैं और इसलिए बॉल को सीधे फेंकने से बॉल किसी भी तरफ स्विंग नहीं करेगी। गेंदबाज बॉल को स्विंग कराने के लिए एक तरफ प्रेशर घटा देते हैं। बहुत साधारण तरीका है। नई गेंद से स्विंग कराने के लिए गेंदबाज बॉल की सीम को तिरछी पकड़ते हैं। बॉल के एक तरफ हवा का फ्लो सीम से टकराकर टर्बुलेंट हो जाता है, दूसरी तरफ हवा का फ्लो स्मूथ होता है। जिस तरफ हवा टर्बुलेंट होती है उधर प्रेशर कम होता है और बॉल उसी तरफ मुड़ जाती है। इन तीनों उदाहरणों से एक चीज तो साफ है कि तेज गेंदबाजी का हुनर सिर्फ तेज फेंकना ही नहीं, पर गेंद की सीम को सीधी रखने पर भी निर्भर है। गेंद की सीम को सीधी रखने के लिए गेंदबाज गेंद को बैकस्पिन कराते हुए डालते हैं। गेंद की बैकस्पिन की वजह से जायरोस्कोपिक एक्शन काम करता है। अगर गेंद की सीम थोड़ा सा डगबगाए तो स्पिन की वजह से उल्टी दिशा में टॉर्क लगता है जो सीम को सीधी रखता है। यह बैकस्पिन जितनी तेज होगी गेंद की सीम उतनी ही सीधी रहेगी और स्विंग उतनी ही ज्यादा होगी। नहीं, मैं बॉल से लट्टू पे नहीं आई। मैं तो सिर्फ गायरोस्कोपिक एक्शन का एक और एग्जाम्पल दे रही थी और ये दिखा रही थी कि हमारी वही साइंस के प्रिंसिपल्स कितनी तरह से और लागू होते हैं क्योंकि साइंस हमारे चारों तरफ है ना? पूल खेलना किसको पसंद नहीं, मगर शायद भौतिकी का एक सिद्धांत पूल के खेल से अच्छी तरह और कोई खेल नहीं समझा सकता। जब खिलाड़ी क्यू बॉल को मारता है तब वो उसको गतिशील बना देता है। जब वो बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तब वो अपना आवेग दूसरी बॉल को ट्रांसफर कर देती है। पहली बॉल को जितने जोर से आप मारेंगे दूसरी बॉल उतनी ही तेज आगे जाएगी। इसी लॉ ऑफ मोमेंटम ने टेनिस के खेल को बहुत अजीब ढंग से प्रभावित किया है। टेनिस का खेल बहुत पावरफुल हो जा रहा था, जिसकी वजह से दर्शकों का उत्साह घटता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने खेल की गति कम करने के लिए बड़ी बॉल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। Well, they're already doing it at Wimbledon. They are doing it. Even in the Australian, they fiddle with it. And Hewitt complained bitterly that the balls are heavier and slower. The court is slow. So they are trying to evolve some sort of surface which will get it away from the grip of this boring exchanges from the baseline. I mean, I also find them boring. You see, they hit 20 shots running from corner to corner. Nothing's happening. बड़ी बॉल्स के पीछे वैक्यूम भी बड़ा होता है, जिससे ड्रैग ज्यादा होता है और बॉल की गति धीमी होती है। 6% बड़ी बॉल्स के कारण खिलाड़ियों को 10% ज्यादा टाइम मिलता है सर्विस रिटर्न करने के लिए। लेकिन बड़ी और भारी बॉल से खेलने के कारण खिलाड़ियों की इंजरीज ज्यादा हो गई हैं। इंजरी आ रही इसलिए कि बॉल इज बिकम हेवियर नाउ। टेक माय वर्ड, द बॉल इज मच मोर हेवियर देन lighter ball. I was discussing with Vijay Amritraj. Vijay said, I don't know how people can play 3 weeks in a row. That is one of the reason they're getting injury. बड़ी और भारी बॉल्स को रिटर्न करने में ज्यादा ताकत लगती है। खिलाड़ियों की तकनीक में भी काफी बदलाव आया है। आजकल खिलाड़ी टॉप स्पिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी और भारी बॉल्स की मात्रा ज्यादा होने के कारण टॉप स्पिन करने पर उसका कोणीय आवेग या एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होता है। गेंद ज्यादा स्पिन करती है और टप्पा खाने के बाद ज्यादा गति से आती है। उसको रिटर्न करना खिलाड़ी के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। टेनिस खेल की स्पीड को कम करने के लिए कर दिया गया है गेंद को बड़ा, लेकिन एक ऐसी चीज और है जो खेल की स्पीड को कम करती है। क्या है?
देखिए। हमने आपसे पूछा था कि टेनिस बॉल्स पर रेशे क्यों होते हैं। सही उत्तर है बी, गेंद की गति कम करने के लिए। गेंद पर लगे रेशों की वजह से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जिससे गेंद नियंत्रित ढंग से हवा में उड़ती है। अगर गेंद पर रेशे न हो तो उसके वजन कम होने के कारण गेंद हवा में अनियंत्रित रूप से बहुत तेज उड़ेगी। तो ये है कहानी इस गेंद की, उसके शेप की, मटेरियल्स की, रिश्तों की। तो यही है देख खेल जगत के बेताज बादशाह के, देख खेल के। कर्षण रोल की दिशा के उल्टी दिशा में लगता है और गेंद को आगे जाने में मदद करता है। जब गेंद नीचे की तरफ गिरती है तब वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स को काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। संपर्क में गेंद पिचकती है। इससे गेंद की ऊर्जा गेंद और जमीन के इलास्टिक सरफेस में स्टोर हो जाती है। अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने पर गेंद धक्का देकर उल्टी दिशा में जाती है। गेंद फेंकने पर शाइनी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है। बॉल के एक तरफ हवा का फ्लो सीम से टकराकर टर्बुलेंट हो जाता है, दूसरी तरफ हवा का फ्लो स्मूथ होता है। जिस तरफ हवा टर्बुलेंट होती है उधर प्रेशर कम होता है और बॉल उसी तरफ मुड़ जाती है। अगर गेंद की सीम थोड़ा सा डगबगाए तो स्पिन की वजह से उल्टी दिशा में टॉर्क लगता है जो सीम को सीधी रखता है। चौंकिए मत, ये मैग्नेट्स हैं जो खेलने में भी मजेदार हैं और कई तरह से काम भी आते हैं। मैग्नेट्स भी कमाल के हैं और कमाल ही की तो बातें करते हैं प्रोफेसर यशपाल। बहुत से बच्चों ने मैग्नेट के साथ खेला होता है, उनको पता होता है मैग्नेट क्या होता है, और ये भी बताया होता है कि अर्थ ज़मीन का एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसी जिससे कंपास नीडल काम करती है और लोग नेविगेट करते हैं। तो एक सवाल पूछा है कि ज़मीन के अंदर तो बड़ा गर्म होता है, अगर वहाँ मैग्नेट हो तो मेल्ट नहीं हो जाएगा, गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पृथ्वी के कोर में इतना अधिक तापमान है कि वहां मौजूद आयरन और निकल जैसी धातुएं भी लिक्विड स्टेट में रहती हैं और इस वजह से वहां कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी को गर्म करने पर नीचे के अणु गर्म होकर ऊपर जाते हैं और ऊपरी सतह के ठंडे अणु नीचे आकर गर्म होते हैं, लेकिन पृथ्वी के रोटेशन के कारण मॉल्टेन आयरन मॉलिक्यूल्स सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाकर एक स्पाइरल लूप के शेप में ऊपर जाते हैं। अब यहाँ भूमिका आती है पहले से उपस्थित सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की, जो मेल्टेड आयरन के ऊपर उठते इस लूप में विद्युत धारा पैदा करती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे मैग्नेटिक फील्ड में घूमते हुए कंडक्टिंग मटेरियल में विद्युत धारा का बहाव, जिसे डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। जब एक बार इस लूप में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो फिर भौतिकी के ही नियम के अनुसार इस लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और यही पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो किसी प्लैनेट को मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए इस हाइपोथेसिस के हिसाब से एक तो ये चाहिए कि अंदर गर्मी हो जिससे कन्वेक्शन करंट होंगे, बहुत गर्म हो, हीट सोर्स अंदर होना चाहिए। दूसरा, उसको रोटेट करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो डायनेमो इफेक्ट होगा और उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वीनस में बहुत सी चीज़ें हैं
पर उसमें उसकी रोटेशन बहुत कम है, उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वीनस सबसे चमकदार प्लैनेट है, ये तो पता था, लेकिन उसके कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये आज पता चल गया। वर्ष 1989 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS दूरस्थ शिक्षा की विश्व में सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रणाली है। 25 लाख से अधिक पंजीकृत शिक्षार्थियों के साथ NIOS देश विदेश में 1200 से अधिक व्यावसायिक और 5500 से अधिक शैक्षिक अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क द्वारा शिक्षा वंचितों तक पहुंचने का प्रयास करता है। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं। जनमानस में शिक्षा और प्रशिक्षण से सामाजिक आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की जा सकती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए NIOS जन स्वास्थ्य में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग बिहार के साथ प्रारंभ करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य होगा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षित और प्रशिक्षित करना। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 10 करोड़ की आबादी के साथ बिहार देश में जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर है। राज्य का 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जो कि कुल जनसंख्या का 88.71% है। गौर करने योग्य तथ्य ये है कि आज बिहार में एक बड़ी आबादी पर डॉक्टरों की उपलब्धता का अनुपात बहुत ही कम है। इन आंकड़ों अनुपातों को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य की सुविधाओं के सुगम निष्पादन का एकमात्र उपाय हो सकता है प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। सामान्यतः सुदूर ग्रामीण अंचलों में कार्यरत एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता निवारात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जो कि मानव शरीर विज्ञान तथा क्रिया विज्ञान का आधारभूत ज्ञान और स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण विज्ञान की समझ भी रखते हैं। जन स्वास्थ्य का ये पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक करने के बाद प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता संक्रामक, असंक्रामक तथा जीवन शैली संबंधित रोगों सहित आपातकालीन स्थिति में किए जाने वाले उपायों और रोगों की रोकथाम करने में सक्षम होंगे। साथ ही प्राथमिक उपचार, औषधि विज्ञान, फार्मेसी तथा दवाओं के दुष्प्रभावों का व्यवहार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। परिवार नियोजन तथा टीकाकरण सहित मातृत्व व बाल स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन करने में भी दक्ष होंगे। आज बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप डॉक्टरों का उपलब्ध न हो पाना एक विषम समस्या बन गई है। समय की मांग है ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जो तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य क्लबों में जन समुदाय की देखरेख कर सके। इसके लिए प्रत्येक गांव मोहल्ले से कम एक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य के इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, प्राथमिक उपचार के साथ आपातकालीन स्थितियों
जैसे बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं में ये कार्यकर्ता उपयुक्त उपचार करने में सक्षम होंगे। जनसाधारण के लिए परिवार कल्याण, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वस्थ पर्यावरण, पोलियो निवारण तथा एड्स जैसे विषयों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता के साथ समाहित किया गया है। NIOS के जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम से उन शिक्षार्थियों को भी औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है जो भविष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करके एक बहुउद्देशीय जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा व्यावसायिक विषय जन स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु बिहार राज्य के 38 जिलों में 149 प्रथम रेफरल इकाइयों और 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन इकाइयों और केंद्रों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप NIOS के अध्ययन केंद्र AVI के रूप में प्रत्यायित किया जाएगा। प्रत्यायन के उपरांत इन अध्ययन केंद्रों पर प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन आरंभ होगा। केंद्र समन्वयक इन केंद्रों का संचालन करेंगे। केंद्र समन्वयक के मार्गदर्शन में केंद्रों का प्रत्यायन, प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन, शैक्षिक गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परीक्षा कार्य NIOS द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निष्पादित किए जाएंगे। प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की योग्यता 10वीं पास और कम से कम 3 वर्ष का सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक है। जन स्वास्थ्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अध्ययन योजना में 40% सिद्धांत एवं 60% प्रयोग और प्रशिक्षण होगा। इस पाठ्यक्रम के 3 भाग हैं: आधारभूत जीव विज्ञान, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत शरीर क्रिया विज्ञान, प्राकृतिक स्वास्थ्य, घरेलू उपचार, पोषण, योग और व्यायाम, गर्भावस्था के दौरान महिला की देखरेख, स्तनपान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्ता के उत्तरदायित्व, संक्रामक रोग एवं निवारक उपाय, प्राथमिक उपचार, फार्मेसी तथा औषधि प्रतिक्रिया प्रबंधन एवं आपातकालीन स्थिति जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण, बेहोशी में बचाव का प्रबंधन, जलने और डूबने की स्थिति में आपातकालीन उपाय, हड्डी टूटने की स्थिति में रोगी का स्थानांतरण तथा प्राथमिक उपचार प्रमुखता से सम्मिलित है। योग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता और महत्ता को देखते हुए इस पाठ्यक्रम में योग का अर्थ अष्टांग योग के विभिन्न चरणों और योगासनों के साथ साथ प्राणायाम की विधियों को प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है। एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आज एक प्राथमिकता का विषय है। भावी प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए जन स्वास्थ्य के इस पाठ्यक्रम के संचालन से एक नई व्यावसायिक प्रशिक्षण क्रांति को दिशा मिलेगी। जनमानस के विकास में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार और NIOS का यह संयुक्त प्रयास एक नई दिशा दिखाएगा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण का ये पाठ्यक्रम एक नई किरण बनकर समाज को रोशन करेगा।